देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव का शोर चरम पर पहुंच चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। रैलियों के जरिए चुनावी चाल चली जा रही है और बयानों के जरिए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और 4 दिन में दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा की धरती से खूब गरजे। पीएम के निशाने पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा रही। पीएम मोदी ने जहां बिहार के विकास की चर्चा की, वहीं एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज को भी याद किया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। मोदी जिंदाबाद। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। नवादा में पीएम मोदी की बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा के मंच से इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। मोदी ने एक बार फिर बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाई। बिहार और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा के मंच से सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के पथ पर लाने में नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के प्रयास बहुत मददगार रहे हैं। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं 2005 से पहले के लालू राबड़ी शासन की याद लोगों को जरूर दिलाते हैं। ये वही दौर था जब बिहार में अपराध की घटनाएं खूब होती थी। आरोप तो यहाँ तक लगता है कि उस दौर में अपहरण उद्योग का रूप ले चुका था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार सीएम और सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने और कानून व्यवस्था की स्थिति बदल गई। यही वजह है कि पीएम ने नवादा के मंच से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तारीफ की। न्यूज 18 के लिए नवादा से रवि एस नारायण और अनिल विशाल की रिपोर्ट। और चुनाव में जंगल राज की चर्चा को समझिए। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार काफी तेज हो चुका है। राजनीतिक रैलियों ने जोर पकड़ लिया है और वोटर के गोलबंदी की कोशिशें काफी तेज हो गई है। मुद्दों के जरिए विरोधियों को घेरा जा रहा है। पीएम ने भी नवादा की रैली में जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी का बिहार में शासन रहा और उस दौर में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हुआ करती थी। अपराध और अपहरण को लेकर गंभीर सवाल उठा करते थे। अपहरण को उद्योग माना जाने लगा था और साथ ही साथ 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज कहा और इसके बाद से लालू राबड़ी शासन पर जंगल राज का आरोप निरंतर लगता रहा है। विरोधी जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरते रहे हैं। खासकर चुनाव में जंगल राज शब्द और भी ज्यादा तेजी से सुनाई देता है और पहली बार वोटर शायद उस दौर को ना देख पाए हों,
और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र कर नई पीढ़ियों को सचेत किया है और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जमकर तारीफ की और ये भी कह दिया कि इनकी ही निगरानी में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। बढ़ते आगे, नवादा के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को राम मंदिर विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने मंदिर निर्माण को रोकने की भरपूर कोशिश की है। कांग्रेस और आरजेडी के सनातन विरोधी होने के पीएम के आरोप को तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया। तेजस्वी ने कह दिया कि बीजेपी का विरोध मतलब भगवान का विरोध नहीं होता है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवादा रैली के बाद बिहार में सनातन पर संग्राम छिड़ गया है। नवादा के मंच से कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी ने जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? कांग्रेस और आरजेडी पर राम मंदिर निर्माण के विरोध का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने बिहार की जनता से साफ साफ कहा कि वो रामनवमी में इस बात का जवाब इन दोनों पार्टियों को दे। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। पीएम की तरफ से आरजेडी नेताओं पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाए जाने का जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का विरोध का मतलब भगवान का विरोध नहीं होता है। जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है, क्या उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। बिहार के चुनावी रणभूमि में सनातन पर छिड़े संग्राम में एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि अगर वो लोग सनातन विरोधी नहीं है तो फिर सनातन पर विवादित बयानों का विरोध क्यों नहीं किए? जब सनातन को कोई गाली देता है आप खामोश रहते हैं तो क्या ये मौन समर्थन नहीं है आपका? घर में बंद कमरे में पूजा करना और बाहर जाकर तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कहां से उचित है? चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर मंदिर विरोधी होने का बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं। जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से रविएस नारायण और अनिल विशाल के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं चुनाव में सनातन पर बचे संग्राम को आप भी समझ लीजिए। दरअसल नवादा में प्रधानमंत्री की रैली थी और प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस पर बहुत सारे आरोप लगाए। कांग्रेस आरजेडी को सनातन विरोधी भी बताया और वोट के लिए विरोध का आरोप भी लगाया। लोगों से चुनाव में जवाब देने की अपील भी की है। समझने वाली बात तो यह है कि आरजेडी पर हमेशा से बीजेपी के नेता तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। वोट के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भी राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए सनातन विरोधी बता दिया, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी पार्टी ने कभी भगवान का विरोध किया ही नहीं और बीजेपी का विरोध करना मतलब क्या भगवान का विरोध करना होता है? ये सवाल तेजस्वी यादव ने कर दिया है। बहरहाल अलग अलग रैलियों में जाकर अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसी सिलसिले में लगातार वार पलटवार भी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में एक बार फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बहस काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे तो एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को जवाब भी दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 4 दिनों के अंदर पीएम मोदी दूसरी बार बिहार आए। पीएम के दौरे के बाद बिहार में एक बार फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा के मंच से इंडिया अलायंस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। घोटाला का अंबार हुआ, घोटाला किया गया तो अपने परिवार के लिए परिवारवाद की राजनीति करने वाले आरजेडी प्रत्याशी को यह जमानत जब्त होगी, सुन लीजिए। हालांकि तेजस्वी यादव का आरोप है कि उनके सवाल उठाने के बाद से पीएम परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोलने से बचने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, वो जवाब है ही नहीं ना, उसका क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब ही नहीं है। परिवारवाद भी भूल गए। जब उनका लिस्ट हम लोग सामने ले आए तो भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया तो उस पे नहीं बोले। बता दें कि चुनावों की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री का ये दूसरा चुनावी दौरा था। जमुई की रैली के पहले तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी कर एनडीए पर परिवारवाद का पलटवार किया था और इस बार नवादा की रैली के पहले तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 10 सवाल पूछे। मतलब ये कि चुनावी मौसम में राजनीतिक मुद्दों को भुनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से रविएश नारायण और अनिल विशाल के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर चुनावी वार पलटवार को समझिए। साल 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। पीएम मोदी अपनी सभी रैलियों में भ्रष्टाचार का जिक्र जरूर कर रहे हैं। पीएम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस पर निशाना भी साधते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे से होने वाले नुकसान से बचने के लिए तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की जाती है और इन्हीं सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि किसी भी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार जहां भी है उसे जड़ से खत्म किया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस की 4 सीट पर उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में 2 बार ईसीई की बैठक होने के बावजूद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। सवाल यही कि आखिर उम्मीदवारों के नाम पर संशय क्यों? देखिए रिपोर्ट। चौबीस का चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में लगी हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों को लेकर भी पत्ते नहीं खोल रही। प्रदेश में कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 3 सीट पर उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। बाकी 4 सीट पर संशय जारी है और इस संशय की वजह है जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश। ऐसे में चारों सीटों के लिए कुछ नामों पर चर्चा है जो कांग्रेस से टिकट के दावेदार हो सकते हैं। रांची से सुबोधकांत सहाय, राम टहल चौधरी और बन्ना गुप्ता हैं। धनबाद से ददई दुबे, गौरव सिंह और राजेश ठाकुर दावेदार हो सकते हैं। गोड्डा से प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह या फुरकान अंसारी, तो चतरा से केएन त्रिपाठी, जयशंकर पाठक या अरुण सिंह के नाम पर मुहर लग सकता है। कांग्रेस इन 4 सीट के जरिए राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटर को साधने की जुगत में है और इसके लिए दिल्ली में 2 बार चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर पेच अभी भी फंसा है। ये सारे चीज को देखने के बाद चुनाव में पार्टियां जाती है। वो केवल कांग्रेस की बात नहीं है। भारत में जितने दल हैं सब इस तरह की बात को सोचते हैं। सिर्फ एक दल है, हम लोग मान सकते हैं कि उसकी सोच ये नहीं है, वो सामाजिक सरकार से उसको मतलब नहीं है, वो धार्मिक भावना में सारा काम करता है। लेकिन हम लोग जिस दल से आते हैं वो सामाजिक धारा को तो देख के ही चले। सामाजिक समीकरण तो आप जानते हैं हम लोग बनाने में पहले ही से बनाए हुए हैं, कहीं कोई देरी की बात नहीं है। नामांकन की तिथि चालू होने दीजिए, हम लोग नामांकन करना। दूसरे दल से, तीसरे दल से लोग आएंगे तो इस बार नहीं तो विधानसभा का देंगे, विधानसभा नहीं तो अगले लोकसभा का देंगे। जब वो विचारधारा से जुड़ते हैं तो देखना है कितने टेन्योर में जुड़ पाते हैं। अगर जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी कर देंगे। झारखंड में 7-5-1-1 का फॉर्मूला इंडी गठबंधन के बीच तय माना जा रहा है। लोकसभा की सभी 14 सीट पर एनडीए का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से अब तक 6 उम्मीदवार के नाम ही
घोषित किए गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष चुनावी मैदान में अपने सिपह सलारों को उतारने में और कितना वक्त लेता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और कैसे सेट होगा कांग्रेस की सीटों पर चुनावी गणित, ये एक बड़ा सवाल है। झारखंड में कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 3 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 4 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। जातीय गणित सेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सीट कम और दावेदार ज्यादा होने की वजह से देरी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब जाकर ये पूरा मामला सुलझता है, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए। माफिया मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत अब भी जारी है, क्योंकि बारी बारी से मुस्लिम वोट बैंक की खातिर सियासतदान मुख्तार के घर बिरयानी खाने और हमदर्दी जताने पहुंच रहे हैं। गाजीपुर के यूसुफपुर फाटक सियासत की चौखट का एपी सेंटर बन चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी हमदर्दी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कोई मुख्तार के घर बिरयानी खा चुका है, तो कोई हाथ जोड़े सियासी मरहम लगा रहा है और दहशत के बाद उस गम को भुनाना चाहता है जो मुख्तार के जनाजे में दिखी। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं। भावनाओं के ज्वार में सियासी उबाल लाने की कोशिश की जा रही है और सहूलियत के हिसाब से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2022 में कानूनी दांवपेच में उलझ गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव में उसका दखल रहा है। बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने उसको सिर आंखों पर बिठाए रखा और अब जब मुख्तार की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, तो सियासी बयानबीर मुख्तार के नाम पर सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में। अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। ये सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, खुद का साथ खुद का विकास करती है। भाजपा की राजनीति और राष्ट्रनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको। पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज खैर, माफिया मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे कुछ रह गई है, तो वो है पूर्वांचल की सियासत, जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल भुनाने की कोशिश में हैं। और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव मुख्तार के घर हमदर्दी जताने पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुख्तार पर सियासी सहानुभूति की वजह को आप भी समझिए। जिस मुख्तार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस मुख्तार को डॉन से राजनेता बनाने में भी इन्हीं पार्टियों का सियासी सहयोग रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार वो 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा और विधायक बन गया, तीसरी दफा बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता और चौथी बार नई पार्टी बनाई और विधायक बन गया, पांचवी बार पार्टी का सपा में विलय कर लिया गया। मतलब कि आरोपों के बावजूद यूपी की क्षेत्रीय दलों ने मुख्तार से परहेज नहीं किया और समय समय पर वोट का फायदा उठाने के लिए मुख्तार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनसे हाथ मिलाते रहे
और इसका नतीजा जो कुछ भी रहा वो तो आपने देख ही लिया। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।